एस्पोनाज, जिसको हिंदी में जासूसी कहते हैं, सालों पुरानी कला है दुश्मन देश में जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की। जासूसी की वजह से कई बड़े कॉन्फ्लिक्ट को होने से पहले ही रोक दिया जाता है ताकि आम जनता को इसका नुकसान ना झेलना पड़े। किसी भी ऑपरेशन के बारे में दुनिया को भनक तक नहीं लगती और ये लोग अपना काम करके निकल जाते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही ऑपरेशंस के बारे में बात करें जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर इंडिया की आर्म फोर्सेस ने करे हैं अपने देश के अंदर या फिर दूसरे देश के अंदर। आज हम जिन ऑपरेशंस की बात करेंगे, ऑपरेशन जो है ये डिक्लासिफाइड है, यानी कोई भी जाके इनको पढ़ सकता है, इनके बारे में जान सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के कारनामों के बारे में। साल था 1977 और पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के ऊपर काम कर रहा था। जब इस बारे में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला तो उन्होंने काम शुरू करा, रॉ ने अपना काम शुरू करा ये पता लगाने की कि कहां पे पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन को बना रहा है। इंडियन एजेंट्स को टिप मिलती है कि पाकिस्तान कि रावलपिंडी शहर के पास एक जगह का नाम है काहुटा, वहां पे कुछ साइंटिस्ट की हलचल ज्यादा हो रही है। इस चीज का शक तो हुआ कि हो सकता है यहाँ पे पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम कर रहा हो, लेकिन इस चीज का एविडेंस कैसे लाएं, कहाँ से पता लगाएं, प्रूफ कहाँ से लाएं कि यहीं पे बन रहा है। तो एजेंट्स के दिमाग में आइडिया आता है और वो क्या करते हैं कि जो ये साइंटिस्ट थे वो रावलपिंडी जाते थे एक हेयर सैलून में जहाँ पे वो बाल कटाते थे। तो ये एजेंट्स उसी सैलून में पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब इन साइंटिस्ट के बाल कटेंगे और कब ये उन बालों को उठाकर ले जाएंगे। बालों को उठाकर क्यों ले जाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे ही ये सैलून क्लोज होता है ये एजेंट इन बालों के सैंपल्स को उठाते हैं और टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। जब इन बालों की टेस्टिंग होती है तो इंडियन एजेंट्स का अनुमान सही निकलता है कि न्यूक्लियर वेपन यहीं पे डेवलप हो रहा है। कैसे, एक एलिमेंट की मात्रा पाई गई, वो था प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का 293 आइसोटोप जो है उसकी मात्रा ज्यादा मिली इनके बालों में। ये वही आइसोटोप है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है। ये बात कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान जो है इसी लेबोरेटरी में न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर काम कर रहा है। प्लानिंग की जाती है कि कैसे इस लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करा जाए। प्लानिंग होती है कि इस लेबोरेटरी को बॉम्ब कर दिया जाए इजराइल के साथ मिलके, क्योंकि इजराइल ने ईरान में ऐसा ही करा था, न्यूक्लियर लेबोरेटरी को बॉम्ब से उड़ा दिया था। तो इजराइल के साथ मिलके इंडिया के एजेंट्स काम करते हैं। जब पूरी प्लानिंग हो जाती है, जब परमिशन की बात आती है, क्योंकि बिना प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के काम कैसे होगा, परमिशन लेने जाते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, वो इस ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं। और उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जी। वो इस ऑपरेशन को मना तो करते ही है कि आप ये ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये उनका इंटरनल मैटर है। उसके साथ साथ मोरारजी देसाई जो उस टाइम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे या डिक्टेटर थे, जियाउल हक, उनको भी बता देते हैं कि हमें आपके सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में पता चल गया। फिर क्या होता है, जियाउल हक इस रॉ के ऑपरेशन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं, यानी कि ये ऑपरेशन आधा फेल हो जाता है क्योंकि उसको बॉम्ब नहीं कर पाए थे, बाकी आधा सक्सेसफुल हो गया था। और हुआ क्यों, बस एक आदमी की वजह से, वो थे मोरारजी देसाई जी। 1990 में कश्मीर वैली में टेररिस्ट द्वारा अटैक्स, पुलिस से मुठभेड़, आर्मी से मुठभेड़ बहुत ज्यादा आम बात हो गई थी। कोई भी एक ऐसा दिन नहीं जाता था कि वहां पे कोई मरता ना हो या फिर आर्मी या पुलिस से टेररिस्ट की मुठभेड़ ना होती हो या कोई टेररिस्ट बॉर्डर पार करके इंडिया में ना आता हो। इस इंसर्जेंसी और इस इन्फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी रॉ को दी गई। रॉ शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से। सबसे पहले ये जो हिजबुल मुजाहिदीन था, जो सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप था कश्मीर वैली में, उसके बीच में स्प्लिट डाल देते हैं, यानी उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इस स्प्लिट के टाइम पे रॉ अपने लोग या जो टेररिस्ट थे उनसे कांटेक्ट बना लेता है ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। में जो सोर्सेस प्रेजेंट थे उनकी वजह से रॉ इतने ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, उसको इस चीज का प्रूफ तक मिल जाता है कि हिजबुल और जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो साथ में मिलके काम कर रहे हैं। यानी आप सोचो कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी इस ऑपरेशन के लिए। और इसी के साथ रॉ प्रो इंडिया ग्रुप भी कश्मीर वैली में बना देता है। पाकिस्तान के फेवर वाले जो ग्रुप हैं वो कुछ करते हैं तो इंडिया के फेवर वाले ग्रुप जो है वो उनको तगड़ा जवाब दे सके। और इसी के साथ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है।
रॉ जो है वो कश्मीर वैली में इंसर्जेंसी को कंट्रोल में ले आता। ये ऑपरेशन मुझे लगता है कि इंडिया यूएसए और सोवियत यूनियन की तरह कुछ करना चाह रहा था। जैसे यूएसए और सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के टाइम पे दूसरे देशों में जाके सरकार बदलने की कोशिश कर रहे थे और अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहते थे, उस तरीके का इंडिया कुछ करना चाह रहा था और इसका टारगेट था म्यांमार। 1990s के टाइम पे म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिला, उसके कुछ ही समय बाद से यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है और अभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही यहाँ पे है। बीच में कुछ समय डेमोक्रेसी आई थी, लेकिन वो फुल्ली डेमोक्रेसी भी नहीं थी। तो 1990s के टाइम पे इंडिया प्लानिंग करता है कि हम म्यांमार में प्रो डेमोक्रेसी जो रेबल ग्रुप्स हैं, कि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में ग्रुप है, और नूपा हो गया, अरकन आर्मी हो गया, ये सारे प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स थे जो म्यांमार में उस टाइम एक्टिव थे। इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट म्यांमार में शुरू करेंगे ताकि वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ सके। ऐसा ही होता है। रॉ शुरू करता है अपना ऑपरेशन लीच, ग्रुप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आर्म्स प्रोवाइड करता है, लेकिन बीच में 1990s के टाइम पे एक दिन अरकन आर्मी जो थी वो वेपन लेने आ रही थी अपने बांग्लादेश से। तो वो रूट चूज करती है, वो था कि पहले म्यांमार से अंडमान निकोबार जाएंगे, फिर वहां से बांग्लादेश जाएंगे। जब ये आर्मी अपने वेपन कलेक्ट कर लेती है बांग्लादेश से, अंडमान निकोबार पे अपना स्टे कर रही थी, अरकन आर्मी के लीडर थे, उनका एक कॉन्टैक्ट था इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी ही जो थी वो अंडमान निकोबार पे इनकी मदद कर रही थी। लेकिन जब ये वहाँ पे रुकते हैं तो इनके लीडर को इंडियन आर्मी ले जाती है, और जो लोग थे वहाँ पे उनका कहना है कि वो लीडर हमारा कभी वापस नहीं आया। यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया ने पीछे से चाकू मारा, यानी बैक स्टैबिंग कर दी इन प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स को लेके। कुछ लोगों का कहना है कि म्यांमार की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी उसको पता चल गया था कि इंडिया कुछ ऐसा कर रहा है, तो इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया और प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप को खत्म कर दिया। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप म्यांमार में थे, ये जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है वो सपोर्ट कर रहे थे प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप, इसलिए इंडिया ने इनसे अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब रीजन जो भी था, फिलहाल ये ऑपरेशन फेल हो जाता है। ये ऑपरेशन 1980s के टाइम पे रॉ ने लॉन्च करा था पेरिस और लंदन के अंदर, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तानी टेररिस्ट और खालिस्तानी टेररिस्ट दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे। इस ऑपरेशन का टारगेट था अब्दुल खान, जो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट था, यूके बेस्ड। उसको रॉ जो है वो ख़त्म करना चाहती थी, तो उसके लिए ऑपरेशन हॉर्नेट की शुरुआत होती है। जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वो थे संजीव जिंदल जी। शुरुआत होती है लंदन में अब्दुल खान के घर से। जो रॉ एजेंट्स थे उन्होंने जो अब्दुल खान का गार्डनर था, जो माली था, उससे अपना कांटेक्ट बना लिया था, यानी वो उनको पैसे प्रोवाइड करेंगे और वो उनको इन्फॉर्मेशन ला के देगा। और इससे रॉ को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि कौन से पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, कौन से आईएसआई के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, और ये तक पता चला कि आईएसआई के जो चीफ थे उस टाइम के, वो भी अब्दुल खान से मिलने आते थे, और कौन से सिविलियंस इन्वॉल्व हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब्दुल खान के गार्डनर से रॉ को मिली। खालिस्तानी टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्ट का कनेक्शन था, उसको कनेक्ट करने में मदद करी पेरिस बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन अवतार सेट्टी ने। उन्होंने बीएन संधू और अब्दुल खान के बीच के लिंक के बारे में पता लगाया और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लाहौर में जब अब्दुल खान आता है पाकिस्तान से, वहाँ पे इसको मार दिया जाता है, यानी ऑपरेशन हॉर्नेट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और बहुत बड़े अटैक को होने से रोक दिया जाता है, जो भी वो प्लान कर रहे होंगे उस टाइम पे। ऑपरेशन से ये पता चलता है कि रॉ जो है वो दूसरे देशों में जाकर भी ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है और सक्सेसफुल बना सकता है। ऐसा ही ऑपरेशन अगला भी है जहाँ पे रॉ और इंडियन आर्म फोर्सेस दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, और ये मेरा सबसे फेवरेट ऑपरेशन है जिसका नाम है 1988 में मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे अब्दुल गायोम, जिनको हटाने के लिए कई प्रयास करे गए। 1988 में एक को काफी क्लोज पहुंच गया था इनको हटाने के। मालदीव्स के एक रिच बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतीफी इस बार इस कू को लीड कर रहा था। वो अकेले तो कर नहीं सकता था, तो वो PLOT पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एल्लम, जो कि श्रीलंकन ग्रुप था, उसकी मदद लेता है और ये लोग इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
नवंबर 1988 में ये लोग मालदीव्स में एंटर करते हैं और कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कब्जा लेते हैं और जो मालदीव की कैपिटल मेल का एयरपोर्ट है उसको तक ही कब्जा लेते हैं। फिर अब्दुल गायोम मदद मांगने जाते हैं। पहले यूएसए के पास जाते हैं, यूएसएसआर के पास जाते हैं, चाइना के पास जाते हैं, सिंगापुर के पास जाते हैं। ये सारे देश इनकी मदद करने से मना कर देते हैं और फिर ये पहुंचते हैं यूके के पास। यूके भी इनको मदद करने से मना कर देता है, लेकिन वो इनको सजेशन देता है कि आप इंडिया से मदद क्यों नहीं मांगते। ये ऐसा ही करते हैं, इंडिया से मदद मांगते हैं और उस टाइम हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। वो अब्दुल गायोम इनको फ़ोन लगाते हैं और राजीव गांधी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस और रॉ को ये जिम्मेदारी दी जाती है इस अटेम्प्ट को फेल करने की और फिर शुरुआत होती है ऑपरेशन कैक्टस की। इंडियन एयरफोर्स 6 पैराशूट बटालियन को आगरा से एयरलिफ्ट करती है और सीधे मालदीव में जाकर उतारती है। पहला इनका मकसद था कि मालदीव के प्रेसिडेंट को सेफ जगह पहुंचाया जाए। जितने भी रेबल ग्रुप्स थे उनको ढूंढकर जो मालदीव की सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है और अब्दुल्ला लुतीफी जो कि मास्टरमाइंड था इस coup का, उसको भी अरेस्ट करके मालदीव फोर्सेस को हैंडओवर कर दिया जाता है। और ये ऑपरेशन इंडियन आर्म फोर्सेस ने रॉ के साथ मिलकर मात्र 18 घंटे के अंदर कंप्लीट करा। यानी जब से इंफॉर्मेशन मिली और पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करने में मात्र 18 घंटे लगे। ऑपरेशन की वजह से इंडिया की बहुत ज़्यादा सराहना हुई, इंडियन आर्म फोर्सेस की बहुत ज़्यादा सराहना हुई। इसी प्रकार इंडियन आर्म फोर्सेस और रॉ ने कई ऑपरेशंस करे हैं पूरी दुनिया भर में। ये ऑपरेशंस तो वो थे जो डीक्लासिफाई कर दिए गए हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशन भी हैं जो डीक्लासिफाई नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, चाहे वो स्नैच ऑपरेशंस हो जहां पे इंडियन के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दूसरे देशों में जाकर टेररिस्ट को अरेस्ट करा और वहां से ना वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगने दिया और उनको इंडिया ले आए इंटरोगेशन करने के लिए। स्नैच ऑपरेशन के बारे में आपने मूवी देखी होगी बेबी, अक्षय कुमार की। ये सीक्रेट एजेंट्स भी हमारे एक तरीके से सोल्जर्स हैं। ये वो सोल्जर्स हैं वो बिहाइंड द डोर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हमें अपने दुश्मन से सेफ रखते हैं। ना ही आप इनको पब्लिकली सराहना दे सकते हैं, ना ही आप इनके बारे में पब्लिकली बात कर सकते हैं। सल्यूट है इन लोगों को। आप लोगों को कौन सा ऑपरेशन इसमें से सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और दुनियादारी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।